इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील, भारत अमेरिका सिविल परमाणु समझौता। ठीक, अब थोड़ा सा इसकी स्थिति को हम लेके चल रहे हैं। भारत अमेरिका, ये देखो, ये एक, ये लियोमा है। लियोमा एक ट्रीटी हुई थी इंडिया और अमेरिका के बीच 2017 में। वही याद आ रहा था कि एक और ट्रीटी है यार, उसका नाम नहीं है, वही सोच रहे थे तब तक याद आ गया तो लिख दिया। लियोमा, लिंग्विस्टिक एक्सचेंज ऑफ मेमोरेंडम एग्रीमेंट, लियोमा एग्रीमेंट, ये होगा इस पे, यही है ना, 2017 है ना ये। यानी इंडिया के साथ नाटो जैसी ये ट्रीटी है, लोचशील, फ्लेक्सिबिलिटी, लोच लोच। तो इसका मतलब यही था कि 2005 तक अमेरिका की नीति या अमेरिका की जो पॉलिसी है वह इंडिया और पाकिस्तान दोनों को साथ लेकर चल रही है। ठीक, लेकिन 2005 के बाद अमेरिकी नीति में या अमेरिकी पॉलिसीज में बदलाव आता है, और उस बदलाव का कारण है कि अब अमेरिका के लिए भारत इंपॉर्टेंट हो गया, पाकिस्तान नहीं। ठीक, बदलाव की नीति अगर देखी जाए कि अमेरिकी नीति में बदलाव आता कहां से है, तो बेसिकली अगर अमेरिकी नीति में बदलाव की पोजीशन है तो उस बदलाव की पोजीशन का जो सबसे बड़ा रीजन है वह रीजन है यहां से। क्योंकि अब तक, या एक तरीके से देखा जाए तो 1971 से लेकर 1991 तक यूएस का सपोर्ट पाकिस्तान को था। ठीक, हाँ, एक पॉइंट और याद आ, नीचे नीचे लिख, ऐड कर लीजिए एक पॉइंट और, इंडिया यूएस, भारत अमेरिका और चीन, भारत अमेरिका और चीन। तो इस पूरी स्थिति को लेकर, यह पूरी स्थिति के आधार पर यही कहा जाता है, ये एनालाइज किया जाता है कि 2005 के बाद अमेरिका भारत को इंपॉर्टेंस देने लगा। अब तक अमेरिका की सोच क्या थी, अमेरिका की स्थिति क्या थी? वह स्थिति यही थी कि अमेरिका भारत के साथ साथ पाकिस्तान को भी साध रहा। ठीक, अब अगर शुरुआत में चले, शुरुआत की स्थिति यानी एकदम स्टार्टिंग से, तो अगर स्टार्टिंग से अगर देखी जाए तो भारत की स्वतंत्रता और अमेरिका की भूमिका, तो अगर भारत की स्वतंत्रता और अमेरिका की भूमिका की स्थिति को अगर तुम आप लोग एनालाइज करोगे तो एक चीज दिखाई पड़ेगा, वह चीज है कि अमेरिका भारत की स्वतंत्र, लेकिन कोई ऑफिशियल इसका डॉक्यूमेंट नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, मैंने पहले भी बताया था, अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ब्रिटिश सम्राट को पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि अंग्रेजों के लिए सबसे अच्छा होगा कि भारत को स्वतंत्र करा दिया जाए, भारत पर से अपने प्रभुत्व को हटा दिया जाए। लेकिन बाद में रूजवेल्ट खुद खंडन करते हैं कि मैंने इस तरह का कोई पत्र लिखा ही नहीं। लेकिन इतिहासकार इस तरह की स्थिति मानते हैं, और अगर इस तरह की स्थिति इतिहासकार मान रहे हैं तो ये स्थिति कुल मिलाकर है। अब दूसरी जो पोजीशन है, दूसरी जो स्थिति है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका भारत की स्वतंत्रता में समर्थन किया या नहीं किया, ये ज्यादा महत्व की चीज नहीं है। लेकिन अगर किया है तो उसके पीछे एक रीजन होगा,
रीजन ये था कि स्वतंत्रता के पश्चात अमेरिका चाहता था कि भारत उसके गुट में शामिल हो जाए, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध से अमेरिकी विदेश नीति जो चल रही थी बेसिकली, चाहे वो मार्शल प्लान हो, ट्रूमैन हो, याल्टा संधि हो, आइजनहावर पॉलिसी हो, जो भी हो, उसमें उस पॉलिसीज का एक ही मोटो था, एक ही स्थिति थी कि उस पॉलिसीज के माध्यम से अमेरिका हमेशा साम्यवाद के प्रसार के विरुद्ध था। और भारत की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की थी जिससे कि भारत के साथ अगर अमेरिका आ जाता है या भारत और अमेरिका के बीच नजदीकियां बढ़ जाती हैं, तो भारत की भूमि से अमेरिका, सोवियत संघ और चाइना दोनों कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी एंड दोनों कम्युनिस्ट ब्लॉक के सदस्य थे, इनको चेक एंड बैलेंस कर सकती थी। क्यों? क्योंकि इसका अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट को समझने के लिए थोड़ा सा हम कश्मीर समस्या को लेकर चलते हैं। कश्मीर समस्या की स्थिति क्या थी कि 1948 का युद्ध होता है। 1948 के युद्ध होने के पश्चात प्रधानमंत्री नेहरू इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में लेकर चले जाते हैं, और संयुक्त राष्ट्र में जब इस मामले को लेकर जाते हैं तो संयुक्त राष्ट्र ग्राहम फार्मूला, डिक्सन फार्मूला, अमेरिकी प्लान, जेकेएलएफ फार्मूला के तहत कश्मीर समस्या का समाधान करता है। लेकिन भारत हमेशा से कश्मीर समस्या के किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करता। ठीक है, भारत का अप्रोच यही है कि ये प्रॉब्लम यानी कश्मीर समस्या भारत और पाकिस्तान की समस्या है, इसलिए भारत और कश्मीर समस्या का समाधान भारत और पाकिस्तान मिलकर करेंगे। भारत किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता करने को तैयार नहीं है। जबकि पाकिस्तान का अप्रोच था कि कश्मीर समस्या के समाधान में पश्चिम के राष्ट्रों को मध्यस्थ बनाया जाए, और अगर पश्चिम के राष्ट्र मध्यस्थ हो जाएंगे तो इनडायरेक्टली पाकिस्तान का समर्थन करेंगे। इसलिए पाकिस्तान पश्चिम के राष्ट्रों को मध्यस्थ बनाना चाहता है। क्लियर? अब अमेरिकी प्लान को अगर हम कश्मीर समस्या के समाधान के संबंध में अमेरिकी प्लान को अगर देखा जाए कि अमेरिकी प्लान क्या था, तो अमेरिकी प्लान ये था कि अमेरिका कश्मीर को 3 भागों में बांट रहा है। पहला, कश्मीर, जम्मू कश्मीर का वह भाग जो भारत में मिलना चाहता है उसे भारत को दे दिया जाए। जम्मू कश्मीर का वह भाग जो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं वह पाकिस्तान को दे दे, और जम्मू कश्मीर का ऊपरी सिरा जो सामरिक, वहां पर अमेरिका अपना सैनिक अड्डा बनाएगा। ठीक, अब अगर ये स्थिति है, ये सिचुएशन अगर हम मान लें कि ये स्थिति अमेरिका की अगर प्लान है, तो इसका मतलब कि भारत की स्वतंत्रता में अमेरिका की जो पॉलिसीज है, अमेरिका की जो स्थिति है, वो साफ लगती है कि स्वतंत्रता के पश्चात अमेरिका की नीति यही रही होगी कि अमेरिका चाहता था कि भारत उसके गुट में आ जाए, जिसके कारण उसकी, लेकिन अमेरिका को उस समय धक्का लगा जब भारत ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि हम किसी अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में किसी राष्ट्र का पिछलग्गू बन के भाग नहीं लेना चाहते हैं, बल्कि हम अंतरराष्ट्रीय परिवेश में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में गुट निरपेक्षता के आधार पर भागीदार होना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में अमेरिकी विदेश मंत्री डलेस, उस समय डलेस कहते हैं कि जो राष्ट्र गुट निरपेक्ष होगा अमेरिका उसका शत्रु होगा। कहीं कमेंट लिख लो डलेस का, जो राष्ट्र गुट निरपेक्ष होगा अमेरिका उसका शत्रु होगा। ठीक, और दूसरी तरफ सोवियत संघ का भी अप्रोच लिख लो यहीं पर, इस अमेरिकी विदेश मंत्री डलेस ने। ठीक, अमेरिकी विदेश मंत्री डलेस ने। इसी समय सोवियत राष्ट्रपति स्टालिन का कमेंट है, स्टालिन का भी कमेंट लिख लो भारत की गुट निरपेक्षता की नीति को लेकर, भारत की गुट निरपेक्षता की नीति को लेकर अमेरिकी सोवियत राष्ट्रपति स्टालिन के साथ कि जो मेरे साथ नहीं है, जो मेरे साथ नहीं है वो मेरा शत्रु है। ठीक, यानी गुट निरपेक्षता की नीति, अरे सुन लो, भारत की जो गुट निरपेक्षता की नीति थी वह मंदिर के घंटे के समान थी। अमेरिका कहता था कि
जो गुटनिरपेक्ष होगा वो मेरा शत्रु होगा। सोवियत संघ कहता था कि जो मेरे साथ नहीं है वो मेरा शत्रु है, यानी दोनों गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों को शत्रु मान रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि अगर इंडिया गुटनिरपेक्षता का यानी गुटनिरपेक्षता का फाउंडर मेंबर है, तो इसका मतलब कि दोनों एक दूसरे भारत को अपना शत्रु मान रहे हैं। अब भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपना ली, और अगर भारत ने अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति अपना ली तो उस संबंध में अमेरिका भी नाराज हो जाता है और सोवियत संघ भी नाराज हो जाता है। उसके बाद है कश्मीर मुद्दा और अमेरिकी प्लान। ये स्थिति उस समय बहुत जटिल बन जाती है कश्मीर समस्या को लेकर, जब भारत सोवियत संघ के साथ 20 वर्षीय शांति समझौता कर लेता है। अब तब अमेरिका कश्मीर मुद्दे पर कहता है कि हम कश्मीर मुद्दे का समाधान करने के लिए मध्यस्थता करने को तैयार है। यानी मीन्स वह किसकी नीति का समर्थन कर रहा है? अमेरिका कहता है पाकिस्तान की। गुड, प्रतीक्षा, क्योंकि अभी मैंने बताया है कि पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर मुद्दे का समाधान किसी मध्यस्थ राष्ट्र के द्वारा किया जाए, और वह मध्यस्थ राष्ट्र पश्चिम के हो। तो पाकिस्तान पश्चिमी गुट का सदस्य है, तो अगर पश्चिमी गुट का सदस्य अगर है पाकिस्तान, तो अगर पश्चिम के राष्ट्र मध्यस्थता करेंगे तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो किसका समर्थन करेंगे? पाकिस्तान का। और अमेरिका ये कहता है कि कश्मीर समस्या के समाधान करने के लिए हम मध्यस्थता करने को तैयार हैं। क्लियर? भारत की नीति कश्मीर समस्या के संबंध में है कि हम किसी तीसरे पक्ष को कश्मीर समस्या के समाधान के संबंध में हम शामिल नहीं करना चाहते हैं। ये कश्मीर समस्या का मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच का है, इसलिए इस समस्या का समाधान भारत और पाकिस्तान दोनों मिलकर करेंगे। क्लियर? यानी भारतीय नीति है कि देयर इज नो पार्टिसिपेशन ऑफ थर्ड पार्टी in Kashmir issue, but the policy of Pakistan, the participation of Kashmir issue in third party, and means without third party there is no solution of Kashmir issues according to Pakistani policy. ठीक? अब यहां पर एक सिचुएशन और है कि भारत चीन युद्ध होता है। भारत चीन युद्ध होने के समय मैंने आप लोग को बताया भी था कि भारत चीन युद्ध हो रहा था। तो भारत चीन युद्ध के समय अमेरिका ने भारत की सामरिक सहायता की, और अल्टीमेटली अमेरिका ने भारत से यह भी कहा कि आप परमाणु अस्त्रों का निर्माण करिए, हम आपकी सहायता करेंगे। लेकिन पंडित नेहरू परमाणु अस्त्रों के निर्माण करने से पीछे हट गए। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह था कि अमेरिका इनडायरेक्टली ये संदेश देना चाहता था कि भारत का जो इंटरेस्ट है वह समाजवाद के प्रति नहीं है, क्योंकि पंडित नेहरू एक खुद समाजवादी विचारक थे, समाजवादी पक्षों के तरफ लगाव रखते थे, और समाजवादी पक्षों के तरफ लगाव रखने के कारण उनकी स्थिति ये थी कि उनका झुकाव सोवियत संघ के तरफ था, और सोवियत गुट में चाइना भी है। तो जब चाइना सोवियत गुट में है और भारत और चीन के बीच युद्ध चल रहा है, तो वैसी स्थिति में अमेरिका भारत का समर्थन करता है, और भारत का समर्थन करने के पश्चात यह संदेश देना चाहता है कि भारत के हितों की सुरक्षा या भारत के हितों की पूर्ति हमेशा पूंजीवादी या अमेरिकी गुट के साथ है। और उसके बाद भी अमेरिका अगर कहता है कि अमेरिका कहा कि आप परमाणु अस्त्रों का निर्माण करिए, अमेरिका आपकी मदद करेगा, लेकिन अमेरिका के इस प्रस्ताव का समर्थन या अमेरिका के इस दिए गए सुझाव का समर्थन भारत लेने से इनकार कर दिया। इसका मतलब यह था कि पंडित नेहरू नहीं चाहते थे कि परमाणु अस्त्रों का निर्माण किया जाए। उसके बाद भारत और सोवियत संघ के बीच एक 20 वर्षीय शांति समझौता होता है, और यहीं से अमेरिका भारत के विरुद्ध एग्रेसिव
तरीके से पाकिस्तान का समर्थन करने लगता है। अब पाकिस्तान को आर्थिक और सैनिक दोनों प्रकार की सहायता देता है। रीजन ये था यहां पर कि जब इंडिया एंड चाइना के बीच युद्ध हो जा रहा है और युद्ध होने के बाद चाइना सोवियत गुट को छोड़कर अमेरिकी गुट में चला जाता है और 1979 में यूएसएसआर आर्मी इंटरफेयर इन अफगानिस्तान की जो पोजीशन है या अफगानिस्तान की जो स्थिति है, तो यहां से अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देखोगे तो इसे कहा गया न्यू कोल्ड वॉर। ठीक, अब जब न्यू कोल्ड वॉर की स्थिति आ गई, न्यू कोल्ड वॉर, और भारत और सोवियत संघ के बीच 20 वर्षीय शांति समझौता हो चुका है, तो भारत ने सोवियत संघ की इस कार्रवाई की आलोचना नहीं किया। अमेरिका को यहीं पर धक्का लगता है, और धक्का इसलिए कि अगर भारत शांति का समर्थक है तो भारत को सोवियत कार्रवाई की आलोचना करनी चाहिए, लेकिन भारत नहीं किया। ठीक, दूसरी बात, 20 वर्षीय शांति समझौता होने के बाद, ये 20 वर्षीय शांति समझौता होने के बाद स्थिति क्या है कि भारत और सोवियत संघ के बीच जब नजदीकियां होती हैं, नजदीकियां बढ़ जाती हैं, तो भारत अपनी सभी सामरिक क्षमता, औद्योगिक, आर्थिक, अंतरिक्ष, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विभिन्न क्षेत्रों में सोवियत संघ से सहयोग लेने लगा। इसीलिए मैंने हमेशा कहा कि सोवियत संघ के विघटन पर अगर भारत के ऊपर अगर कोई प्रभाव पड़ा है तो वह प्रभाव सबसे अधिक भारत के ऊपर पड़ता है, क्योंकि सोवियत संघ के अस्तित्व के समय भारत अपनी सभी सामरिक आवश्यकताओं की पूर्ति सोवियत संघ से आयातित अस्त्र शस्त्रों पर निर्भर कर था। और 1991 में अगर सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, सोवियत संघ का अस्तित्व खत्म हो जाता है, तो इसका नकारात्मक प्रभाव भारत की सामरिक क्षमता पर पड़ा, और उसके बाद भारतीय नीति में एक बदलाव आ जाता है। और उस बदलाव का जो सबसे बड़ा कारण है वह यह है कि भारत सोवियत संघ के विघटन के पश्चात अपनी सामरिक क्षमता किसी एक राष्ट्र से आयातित अस्त्र शस्त्रों पर निर्भर नहीं रहा। इसलिए 1991 के पश्चात भारत अपने अस्त्र शस्त्रों की पूर्ति अमेरिका से भी करता है, इजराइल से भी करता है, सोवियत संघ रूस से भी करता है, फ्रांस से भी कर रहा है, ब्रिटेन से भी करता है। यानी पर्टिकुलर, क्योंकि एक अनुभव, एक एक्सपीरियंस भारत को मिल चुका है, क्योंकि एक देश से अगर अस्त्र शस्त्रों की आपूर्ति की जा रही है, एक देश से अगर अस्त्र शस्त्रों की अगर पूर्ति हो जा रही है, तो उसका इंपैक्ट भारत के ऊपर पड़ा। और उस स्थिति में भारत की जो स्थिति थी, वो भारत की स्थिति सामरिक क्षमता पर प्रभाव पड़ रहा है। उसके बाद